क्या मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट आने वाला है, मगर कब आने वाला है? 5 तारीख को आना था पहले, लेकिन अब शुनीद है कि ये 10 जून को पेश किया जाएगा। मगर क्यों तारीख में तब्दीली क्यों हुई है, तो इस बारे में भी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अंदाजे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ या इत्तेहादियों के साथ जो बातचीत थी, जो मुशावरत थी हुकूमत की, वो मुकम्मल नहीं हो पाई है। और दूसरी वजह मुमकिन तौर पर यह हो सकती है कि IMF के साथ जो निगोशिएशंस चल रही हैं वो भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। कुछ शराइत IMF आयद कर रहा है। मिसाल के तौर पर GST खबरें हैं कि वो IMF चाहता है कि 18% से बढ़ाकर 19% कर दी जाए, जिस पर गवर्नमेंट रिलक्टेंट है। इसी तरह सूबों से भी कहा जा रहा है कि वो अब जो टैक्स है वो इजाफी जनरेट करें। क्या ये सूबों के ऊपर बाइंडिंग होगी? क्या गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत सूबों से ये बात मनवा सकेगी? ये अपने तौर पर एक अहम सवाल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की शराइत क्या हैं, ये भी देखने की बात है कि पीपल्स पार्टी की शराइत क्या हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने बजट को मंजूर ना कराने के हवाले से कोशिशों का ऐलान किया है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे 10 जून को। और अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, और उनके मुतालबात में एक ये है कि बजट पर बातचीत करने के लिए या मुशावरत करने के लिए उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। ये कितना ज़रूरी है? कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पर मुज़म्मिल असलम साहब या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो जाकर मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो बहुत सारे पहलू हैं इस बजट के जिस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे शुरू करता हूँ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग भी हुई है, शायद अब भी जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी का एक वफ़द इसहाक़ डार साहब से और वज़ीर ख़जाना से और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहा है। तो क्या मुतालबात लेकर आप वफाकी हुकूमत के पास गए हैं बजट के हवाले से? हमारे साथ बजट जैसे अहम, जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं, जो लोगों एक गरीब आदमी जो है मुंतज़र है, उस पर मशावरत जो करनी चाहिए, जो नई चीज़ें वो कुछ करने जा रहे हैं, ये तजवीज़ कर रहे हैं, वो सब डिस्कस करनी चाहिए। हुकूमत साजी का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये चीज़ बड़े वाज़े लिखी गई थी। लेकिन हमने ये देखा, जैसे कल मेरी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स की मीटिंग थी नेशनल असेंबली की, उसमें स्टेट लाइफ का बिल आ गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। भाई कभी डिस्कस नहीं किया। लोग तो हैरान थे वहां पे, जो MNA मेरे मेंबर हैं, कि जी ये प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फिर लोगों को निकालेंगे। अगर ये इख्तियार ले रहे हैं निकालने का, तो वो रिट्रेंचमेंट तो हमारी पार्टी का असूल नहीं है। हम तो चूल्हे जलाने वाले हैं, चूल्हे बुझाने नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, PSDP पे हमारे साथ वो मशावरत में हुई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर वो तफसीली बहस नहीं हुई कि हम फाइनल हतमी एक फिगर को पहुंच सकें। तो मैं समझता हूं कि ये बजट में प्रोग्राम पे इख्तियार भाई साहब आप क्या चाहते हैं? यानी इसमें आप इसकी रकम में इजाफा चाहते हैं, इसके कंट्रोल का मामला है, क्या क्या प्रॉब्लम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे? सवाल यह है कि जब भी ये रकम मुख्तस की जाती है, डिस्कस किया जाता है, पहले से हम ये नहीं चाहते कि बजट की जब बहस जारी हो, डिस्कशन हो, और उस पर हम कुछ चीज़ें पोस्ट करें, वोट ना दें। दैट्स अ बैड टेस्ट। तो हमने उनको यही कहा कि जी ये सब चीज़ें पहले हों, ताकि बजट में कम से कम कोई ऐसा बैड टेस्ट ना हो, कोई बदमज़गी ना हो। और बिल्कुल आज मुलाकातें हुई हैं नवीद कमर साहब और इसहाक़ डार साहब से, और हमने बहुत सारी चीज़ों पे उन्हें अपना असूली मौक़िफ़ भी दिया है। और कुछ फंड्स की भी वो बात कर रहे हैं, इजाफी फंड्स। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो डिस्कस की जाए और करनी चाहिए एज ए कोलिशन पार्टनर। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये जो आपने नुक्ता बयान किया इजाफी फंड्स को जनरेट करने वाला, इस पर आज मुज़म्मिल असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी वो जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है, मैं ज़रा उन्हीं से जान लेता हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब, क्या वफाक की तरफ से सूबों को ये कहा गया है कि IMF की शर्त है कि नए टैक्सेस लगाए जाएँ या इजाफी फंड्स जनरेट किए जाएँ? और अगर ऐसा है तो ये कितनी रकम है जो सूबों के ज़िम्मे लगाई गई है, और क्या ये सूबों पर बाइंडिंग होगा? और अगर बाइंडिंग नहीं है तो क्या सूबे इसके लिए तैयार होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, थैंक यू वेरी मच।
आईएमएफ जो है ना पूरे मुल्क का टैक्स का हदफ का टारगेट बनाता है और वो ये कहता है कि अब आप आपस में बांट लें कि कौन कितना जो है इसमें अपना हिस्सा डालेगा। तो आपको पता है कि वफाक के पास तमाम टैक्सेस हैं, सूबों के पास तो सिर्फ एक टैक्स है, टैक्स ऑन सर्विसेज। तो अभी इस साल का भी हदफ जो है 15,300 कुछ अरब रुपए के हदफ है उनके पास। तो इस दफा जो है जो वफाकी हुकूमत ने सूबों को कहा है कि आप भी आगे आए और अपने टैक्सों में हाथ बटाएं या अपना टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें। उसमें आपको पता है कि पंजाब और सिंध में पाकिस्तान की जो है मेजर मईशत है और एनएफसी में भी ये दोनों मिला के 77% शेयर लेते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने, ये आईएमएफ की तरफ से नहीं है, ये वफाकी हुकूमत ने 430 अरब रुपए सूबों को कहा है कि आप पिछले साल, ये जो साल खत्म हो रहा है, उससे इजाफी टैक्स जमा करें। जिसमें जब उस मीटिंग में तकरीबन 198 अरब रुपए सिंध के लिए कहा गया था, क्योंकि उनका स्पोर्ट है और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी आप जब मेरे दोस्त इख्तियार बेग साहब से बात कर रहे थे तो मैं पढ़ रहा था कि 12.5 अरब रुपए के 6 माह में सिंध में चालान हुए हैं। वहां पे जो है सीट बेल्ट पे 10-10 हजार रुपए के चालान ठोक रहे हैं। और वो अभी बता रहे थे कि ये एक तरफ ये 2,000 रुपए पेट्रोल की जो सब्सिडी दी है बाइक की, तो लोगों को का अपने नाम पे ट्रांसफर करा लो। तो लोगों ने, बेचारों ने, फ्री में ट्रांसफर था और 2,000 के चक्कर में करा लिया। अब उनको 2,500, 1500 रुपए के जो है चालान घर पे आना शुरू हो गए। तो जो है सूद समेत वसूली हो रही है वहां पे। तो पोटेंशियल है वहां पे, इकोनॉमी अच्छी है। तो ये आईएमएफ ने नहीं, वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि सिंध और पंजाब आगे बढ़े और हाथ बटाए, जो बिल्कुल बजा बात है। मैं समझता हूँ कि इनको जो है टैक्सेस में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह है कि एनएफसी अवार्ड में 5% रखा हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन का। तो दुनिया जहां ये समझती रही कि जो शायद ये सूबे खुद रेवेन्यू कलेक्ट करते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो 5% इनको बोनस ये मिलता है कि एफबीआर जहां से कलेक्ट करेगा जिस जगह से, उसको जो है उसमें ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो उस 5% का 2.5% सिंध को मिलता है और 2.3% पंजाब को मिलता है। तो उल्टा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के, ये जो है इनको वो मिलता है, प्रीमियम मिलता है कि इनके सूबों से जो है एफबीआर टैक्स कलेक्ट करती है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ हमने तो लब्बैक बोला है, और ये जो हमें टारगेट 35 अरब का उस दिन बताया था, उससे ज्यादा का ही मैंने हदफ रखा था। और ये इस तरह नहीं कि अवाम के ऊपर नया टैक्स लगा के। तो इसमें मुज़म्मिल साहब, ये सिर्फ सिंध और पंजाब के लिए है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए या बलूचिस्तान के लिए नहीं है कि वो भी इजाफी फंड जनरेट करें? ये शायद खैबर 85% जो है इन दोनों का टारगेट है। बाकी हमारा जो सालाना महंगाई और उससे जो टैक्स इजाफी जमा हो सकता है वो है असल टारगेट इन दोनों के लिए। सही है। और ये बाइंडिंग होगा सूबों पे? देखिए सर, बाइंडिंग वाली बात, हाँ, बड़ी अच्छी की आपने। बाइंडिंग तो एफबीआर ने आज तक नहीं, मैंने तो जब बाल सफेद हो गए और तेजी से हो रहे हैं, तो वो जो है एफबीआर हर साल टारगेट ऐलान करता है, आईएमएफ ही का दिया हुआ होता है, वो साल में 4 दफा रिवाइज होता है। तो वो बाइंडिंग नहीं है, तो फिर सूबों पे कौन सा बाइंडिंग? इससे पहले आपको याद होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2 साल पहले जब प्रोग्राम साइन हुआ था तो सबने कलेक्ट करना था। अभी तक उसकी आप पेशरफ देख ले, वो भी जो है पंजाब और सिंध की मेजर है, आपको पता है एग्रीकल्चर। तो जहां पे निकलना होता है निकल जाते हैं। सही है। मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ और मुझे बताइए, फिर मैं इख्तियार बेग साहब के पास जाता हूँ। आपने टैक्स कलेक्शन का अहदाफ का जिक्र किया। अभी 13,000 अरब के जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट नहीं हो सके, अचीव नहीं हो सके, और आखिरी महीना चल रहा है, लग नहीं रहा कि मुकम्मल हो जाएंगे, और अगर करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजाफी हो जाएगा। तो ये जो 15,000 से ज़्यादा या 15 ट्रिलियन से ज़्यादा का टारगेट सेट होने जा रहा है, इसको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि 220 अरब 215 अरब के तो शायद नए टैक्सेस हम सुन रहे हैं कि लगाए जाएंगे, मगर ये तो 1.5 ट्रिलियन के करीब इजाफा होने जा रहा है। तो कैसे, कहाँ एडजस्ट होगा ये? देखें असद भाई, 14,130 अरब रुपए का टारगेट था, जो अब नजर ये आ रहा है जो 11 माह की कलेक्शन के बाद कि ये 13,000 अरब तक अगर बात पहुंच जाए तो मौजूदा होगा। अब इस 13,000 अरब में भी जिनको टैक्स देना पड़ रहा है उनकी चीखें निकल गई हैं, और जो टैक्स नहीं देते उनकी तो वैसे ही
मौजा ही मौजा, ठीक है ना। तो अभी जो स्ट्रेटेजी नजर यही आ रही है कि 15,300 अरब रुपए में हम तो पूरे साल से वजीर आजम साहब और इनके मुंह से यही सुनते रहे कि तनख्वाहदार को भी रिलीफ देंगे, कंपनियों को भी रिलीफ देंगे, 1800 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ आएगा, ये आएगा वो आएगा। यहाँ तो उल्टा 1800 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स की बात है। तो वो बाइंडिंग वाली बात वापस कर दूंगा कि अगर यही टैक्सेस, अभी 1% सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, कुछ ये कह रहे हैं गाड़ियों शाड़ियों पे और सोलर पे लगा लेंगे टैक्स, कुछ कह रहे हैं कि कोर्ट केसेस को निपटाएंगे, वहां से रिकवरी करेंगे, और जो है हमें आपको नोटिस आएंगे और फिर उसमें कुछ इजाफी तरीके से जो है लिया जाएगा। लेकिन जिनको छोड़ा हुआ है उनको कंप्लीट छोड़ के रखेंगे। और जो है जिसकी वजह से पसमानदगी, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि वैसे तो अगर अपेरेंटली देखा जाए कि जो 1 लाख रुपए माहाना जिसकी आमदनी है, पहले 1 लाख वाले के लिए पूरे साल में 6,000 रुपए टैक्स हुकूमत कहती है हम ले रहे हैं, उससे टैक्स नहीं ले रहे। लेकिन अगर सिर्फ वो 15,000 का महीने का पेट्रोल खरीदे और 10,000 का बिजली का बिल भरे तो सिर्फ 25,000 में हुकूमत को माहाना 7,500 रुपए टैक्स भर देता है। यानी कि अगर सिर्फ 15,000 का पेट्रोल खरीद ले पेट्रोल पंप से, यानी कि दिन का 500 रुपए का, और महीने का 10,000 रुपए की अगर उसका बिजली का बिल आ जाए, 10,000 तो आजकल किसी का, मतलब जिसके घर में कनेक्शन है, 10,000 तो तस्वुर ही नहीं है ना, उससे बहुत ऊपर है। तो सिर्फ 25,000 रुपए की अगर ये दो चीजों पे अखराजात करे तो 7,500 रुपए महीने का टैक्स यूं दे देते हैं। फिर उसके बाद आमदनी और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अलावा हैं, वो जो चाय की पत्ती पे देता है, या वो जो साबुन की टिक्कियां पे देता है, मैंने उसको काउंट ही नहीं किया ना, उसको तो काउंट ही नहीं किया मैंने, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ 1-2 आइटम आपको पकड़ के सिर्फ हिसाब बताना चाह रहा हूँ कि अवाम पे टैक्स का बोझ और ये क्या चल रहा है। जी बिल्कुल सही है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये बताइए कि अब आपकी ज़ाहिर है हुकूमत से टॉक्स चल रही हैं और इसीलिए उन्होंने, आप ज़ाहिर आपकी टॉक्स को इंपॉर्टेंस देते हुए तो ये तारीख आगे कर दी है, अगर इसी वजह से हुई है तो अब आपका मुतालबात क्या सिर्फ ये BISP तक महदूद हैं या PSDP तक महदूद हैं, या जो आवाम के ऊपर इजाफी बोझ आने वाला है? मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1727 अरब रुपए का टारगेट हम सुनने रखा जा रहा है, यानी लेवी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा नए टैक्सेस हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी जनरेट कर रही है और सुबह से भी कहा गया है। क्या आप इन पे भी निगोशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि भाई आवाम की पसली नहीं है, आप इतना ज्यादा इनके ऊपर बोझ न डालिए? मुझे बताया गया कि उज़ैफर रहमान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अब मिर्जा इख्तियार बेग साहब के बाद में उनके पास जाता हूँ। जी, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमारा इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पे सोलर पैनल के ऊपर पिछली बार उन्होंने जब 18% GST लगाया था तो हमने अपोज किया था। मैं कहता हम अप्रूव नहीं करेंगे, बिलावल साहब ने खास तौर से कैटेगोरिकल, और फिर उसको आपको याद होगा 10% पे कम करके लाए थे। अब फिर सुन रहे हैं कि उसको 18% किया जा रहा है सोलर पैनल के ऊपर GST। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है जिसपे 1% था उसको 18 किया जा रहा है। हाइब्रिड का जो था 8% था उसको 18 किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमसे तफसील में नहीं डिस्कस की गई। ये एक पॉलिसी मैटर्स हैं जिससे आने वाले वक्त में एक आम आदमी मुतासिर होता है। PDL जिस तरह लिया जा रहा है, IMF ने 80 रुपये फी लीटर लेने को कहा था पेट्रोल पे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 117 रुपये जो है वो PDL जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में 145 रुपये जो है वो PDL और दूसरे टैक्स है, जिसमें कार्बन लेवी भी है, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी है, सब दूसरे टैक्सेस मिला के 145 रुपये तक पहुंच गए। ये एक आदमी पे इजाफी बोझ है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस पे हमने उनसे कहा कि 1,700 अरब रुपए जो आपने ले लिए वो इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इतना बड़ा तो कोई और सोर्स है ही नहीं। आपको पेट्रोल पंप वाले झोली में डाल के दे देते हैं एक गरीब आदमी की जेब से काट के, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला हो। तो इन चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम PSDP पे बातचीत हमारी हो रही है और हमें उम्मीद है कि ये सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के ये प्रोग्राम है और इसको दुनिया ने सराहा है और इसमें मैं नहीं समझता कि ज़्यादा इशू होगा। हाँ, अगर डिफेंस में या डेट मैनेजमेंट में यानी डेट सर्विसिंग में कोई पैसे सूबों से मांगे जाते हैं,
पूरे पाकिस्तान बेसिस पे, इस बुनियाद पे कि हमने डिफेंस में अब अपना जो दिफाई कुव्वत है उसको हमने इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है हालात की वजह से। और दुश्मन को जो हमने हराया है वो चुप नहीं बैठा, वो ताक में बैठा है जी। तो और इसी तरह डेट में अगर मजीद फंड देने पड़े और सूबों से कंट्रीब्यूशन मांगा तो हमारी जान हाजिर है, हम मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। चलिए, आप सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं और कुछ चीज़ों पर आपकी डिमांड भी है हुकूमत से, लेकिन दो चीज़ों पे हुज़ैफा रहमान साहब मुझे बता दीजिए। एक तो क्या आप समझते हैं कि जो कौम 13 ट्रिलियन का टैक्स अदा नहीं कर सकी उससे आप 15 ट्रिलियन का टैक्स ले लेंगे या 15.5 ट्रिलियन का टैक्स ले लेंगे? यानी साबित ये हुआ ना कि लोगों का कारोबार भी नहीं चल रहा, इंडस्ट्री भी नहीं चल रही, लोगों के यानी सकत में कमी हुई है, कुव्वत खरीद में भी कमी हुई है। और इस मरतबा ईद पर भी सर्वेज आए हैं कि इस मरतबा ईद के मौके पर भी 21% जो है वो कम लोग मार्केट में गए हैं। तो जाहिर है जब सेल नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं आएगा और कारोबार नहीं होगा तो टैक्स भी कम इकट्ठा होगा। प्लस दूसरा ये बता दें कि क्या ये दुरुस्त है कि आप सेल्स टैक्स को जो जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, उसको 18% से 19% करने जा रहे हैं, जिससे 300 अरब इजाफी इकट्ठा करेंगे लोगों से? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुजारिश तो ये है कि इकॉनमी कभी भी एजम्पशन पे नहीं चलती। ज़ाहिर है हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ग्रोइंग इकॉनमी है हमारी, और हमने तो पहले भी जो अपना टारगेट सेट किया था और वो ज़ाहिर सोच समझ कर किया था, और उसमें ज़ाहिर IMF की एक कंपल्शन थी, वो टैक्स का पैसा अब किसी हुक्मरान ने अपनी जेब में नहीं लेके जाना होता। ज़ाहिर है जो माजी की हुकूमतें लोन लेती रहीं, उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, उससे पहले PMLN की हमारी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 10 साल मुशर्रफ रजीम था, वो सारे लोन भी ज़ाहिर वापस करने होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने लोन लेना है, ज़ाहिर जब आप इससे एक लोन एग्रीमेंट में आ जाते हैं जी, और IMF के हमें पुराने लोन भी वापस करने हैं, तो इस हवाले से वो जो टैक्स का टारगेट था वो रखा गया, वो अचीव ठीक है, आपके बाद दुरुस्त से अचीव नहीं हुआ। तो ये कहना कि अब अगर उससे टारगेट बढ़ाया जा रहा है, और जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है FBR, वो ये समझता है कि जो खामियां या जिन चीज़ों पे पहले जोर नहीं दिया गया था या जो लकूनाज रह गए थे, उनको जो है लूप होल्स को कवर अप करने के बाद हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो हमें इन्हें इनकरेज करना चाहिए कि ज़ाहिर है अगर बार बार ये बात की जाती थी कि जो छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स से सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्शन में कमी आई या उन्होंने डिच किया या टैक्स एवियन की, उस वजह से ज़ाहिर है वो बोझ एक बढ़ा, सारे तबके ने उस बोझ को बर्दाश्त किया। नहीं, लेकिन हुज़ैफा साहब होता ये कह देना कि नए लोग टैक्स नेट में तो आते नहीं है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उसी पर इजाफी बोझ डाल दिया जाता है हर मरतबा। अब आप देखें ना, आमदन में तो इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। असद साहब आपने तो मेरा मसला खुद आसान कर दिया। तो टैक्स नेट में अगर लोग नहीं आते और अगर किसी को गिरफ्तार करके तो टैक्स नेट में नहीं लाया जा सकता। आप जैसे दोस्तों ने अवेयरनेस फैलानी है, हुकूमत अपनी एफर्ट करती है, नोटिस भेजती है, उसके बाद कहा जाता है कि FBR का इदारा सख्ती कर रहा है। अगर सख्ती ना करे, सिर्फ अवेयरनेस पे रहे, तो कहते हैं FBR का इदारा नाकाम हो गया। अगर FBR का इदारा जो है बिजनेसमैन को नोटिस पे रखे और कहे कि ठीक है सिविल लिटिगेशन को हम फॉलो करते हैं, तो कहते हैं कि टैक्स का इदारा बड़े बिजनेसमैन पे हाथ नहीं डाल रहा। अगर कल जो है तमाम जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनसे अरब के जो टैक्स केसेस हैं उनको जो है गवर्नमेंट मजबूत जो है वो पैरवी कर उनको निपटा लेगी, तो कहा जाएगा कि कोर्ट्स पे असरअंदाज हो गए। तो मुझे आपसे भी ये बताएं कि हमने जाना कहाँ है? इन्हीं 26 करोड़ लोगों ने टैक्स देना है, या तो आप कहेंगे सर इन 26 से ना लें, साथ एक और 26 पड़े हुए हैं, आप उनसे नहीं ले रहे, ये आप जो है वो बेसिकली तफरीक कर रहे हैं। वो हम तफरीक तो कोई नहीं कर रहे। हाल तो यही बचा ना कि जो दे रहा है बस उसी से लेते जाओ, क्योंकि आप उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जो नहीं टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हें कन्विंस भी नहीं कर सकते। नहीं, कौमें ऐसे नहीं बनती। हल उसका ये बनता है कि मुझ समेत आप सब इस टैक्स नाकामी के जिम्मेदार हैं। हम सबको बेरहमाना तरीके से रियासत को सोचना होगा, आप मीडिया के दोस्तों को साथ देना होगा कि हम फर्दर आप लोगों पे बोझ ना डालें। जो बंदा टैक्स नहीं देता, रियासत उस स्टेज पर आ गई है, गरीब आदमी से लेवी बढ़ाकर टैक्स वसूल किया जा रहा है। असदुल्ला की तनख्वाह में मजीद जो है 1% या 2% की तजवीज दे दी जाती है कि मजीद ले लिया जाए। उससे बेहतर तरीकाकार ये है कि FBR बेरहम हो जाए। जो लोग फाइलर नहीं है
उनके लिए फाइलर ना होना ऐसे हो कि जैसे 302 है, उन्हें जमीन लगे तंग कर दी कि जाए। 302 की सजाए मौत है, यानी इतना नहीं है एग्जैक्टली, अदरवाइज जमीन वो तंग असदुल्ला के लिए हो रही है। ठीक है, वो जमीन बिल्कुल उन सही लोगों के है। लिए ये तंग हो रही कितना है जिनका आप जेन्युइन बार-बार प्रॉब्लम जिक्र है करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, ये कितना जेन्युइन प्रॉब्लम है एफबीआर का कि वो लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। उजाफा साहब कहते हैं अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोग खुद रजाकाराना तौर पर टैक्स नेट में शामिल हो जाएं, अदरवाइज फिर जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उसी से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। जो सैलरीड क्लास है वो ज्यादा और टैक्स देगी, जो पहले पेट्रोल पर दे रहा है वो पेट्रोल पर और ज्यादा देगा, लेवी को टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कितना वाकई क्या ये जेन्युइन प्रॉब्लम है एफबीआर का और हुकूमत का? देखें, ये हुज़ैफा रहमान साहब जो है एफबीआर को जो है कह रहे हैं कि जल्लाद बन जाए, तो कभी भी ना इस तरीके से जो है ना दुनिया में कोई भी टैक्स एजेंसी जो है ना टैक्स लेने में कामयाब नहीं हुई। ठीक है, नंबर 1। पहले तो आपको अपने रवैये में खुद बेहतरी लानी होगी, अपने सिस्टम्स में लानी होगी, चीजें आसान करनी होगी, अपने मुल्क की शरह ख्वानदगी देखें और टैक्स रिटर्न के फॉर्म को देखें। अभी मैं कहता हूँ ज़ैफा रहमान अपना टैक्स रिटर्न फॉर्म जमा सर मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ, आपके पीछे बोल नहीं रहा, मैंने कहीं नहीं कहा जलाद बने, क्योंकि जाहिर है फिर आपका डिजिटल जरा एक्टिव होता है, वो यही करेगा हुज़ैफा रहमान ने कहा जलाद बन जाए। मैंने ये अर्ज की कि आप हमें मैकेनिज्म बता दें, समझा दें कि एक तरीका तो ये कि असदुल्ला साहब तरीका बता दें, चलें तरीका एक तरीका कार ये है कि सबको बीच में लेकर तरीका पूछा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एफबीआर जलाद बने या एफबीआर किसी की जमीन तंग करे, बेरहम बन जाए, बेरहम बन जाए और ऐसे अल्फाज यूज किए। चले मैं वापस ले लेता हूँ जल्लाद वाली बात। ठीक है, मैं अच्छा ज़ैफा रहमान साहब के लिए ना खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी की 1 लाख रुपए आमदनी है ना, 2 किस्म के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है तनख्वाहदार और एक होता है कारोबारी। ठीक है ना, तनख्वाहदार के ऊपर नो डाउट बेचारे के पास चॉइस नहीं होती, उसकी जो है आमदनी उसको तनख्वाह मिलने से पहले उसका टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन मैं आपको अब मजे की जो है ना 30 सेकंड में कुछ फिगर्स बताता हूँ। अगर किसी की 1 लाख तनख्वाह हो ना तो उसको जो है साल में एफबीआर सिर्फ 6000 टैक्स लगाता है। लेकिन अगर 1 लाख अगर कोई कारोबारी कमाए तो एफबीआर उससे 90,000 टैक्स मांगता है। फिर जो है अगर किसी की 2 लाख तनख्वाह हो तो उससे एफबीआर जो है सीधा 6000 से 1,38,000 में पूरे साल में टैक्स लेता है। यानी पहले 1 लाख पे अगर होती तो 6000 ले रहा था, अब 1,38,000। लेकिन कारोबारी शख्स से अगर वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, साल में 4,10,000 पे टैक्स की डिमांड है इसकी। इस तरह करते करते अगर 10 लाख रुपए महीना किसी की तनख्वाह है तो उससे पूरे साल में 33,81,000 रुपीज टैक्स एफबीआर ले लेता है। वो उस बेचारे की एटसोर्स कर जाती है। असदुल्ला की तनख्वाह में अगर 10 लाख है तो 33,81,000 हाथ के हाथ कट जाता है। लेकिन अगर वो कारोबारी है तो उससे 44,90,000 रुपए टैक्स। अब मुझे एक बात बताएं, इतने हाई टैक्स स्लैब पहले आप तनख्वाह में ही काट लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो चीज लेने जाए तो उस पर टैक्स अलग, तो फिर लोग क्या करेंगे? टैक्स नेट में नहीं आएंगे। पहले उसको फ्रेंडली बनाएं, उसको रेट्स को रैशनलाइज करें। हमने केपी में बहुत सारे टैक्स आधे कर दिए और हमारा टैक्स डबल हो गया। यकीन जाने कि मैं आपको बता रहा हूं कि अवाम पे ट्रस्ट करें और टैक्स के रेट्स को कम करें। अब फिर वही गलती दोहराने जाएंगे। इस बजट में 18 का जगह 19% सेल्स टैक्स फलां जो अभी जो है पीपल्स पार्टी वाले जो हैं हमारे, इनको 2-3 चीजें मिली हुई है। साहब ये मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले तो हर साल आते हैं, 2-3 एक सोलर की बात कर लेंगे, उधर की कर लेंगे और फिर कहेंगे आवाम को रिलीफ दिला दिया। पूरे साल इतने जो टैक्सेस लगे, जो लोगों का वो हुआ, मैं कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड रैशनलाइजेशन होनी चाहिए टैक्सेस की। और फिर उसके बाद मौका दें और देखें, आप अवाम पे एतमाद करें। अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप उनको कह रहे हैं। जालिमाना हो जाए, बेरहमाना हो जाए, ये कर दें वो कर दें। और दूसरी बात ये, नॉन फाइलर आज भी पाकिस्तान की 80% आबादी रहेगी, क्योंकि 80% आबादी जो है वो उसकी आमदनी 50,000 60,000 है। अब 50,000 रुपए कमाने वाला या 40,000 कमाने वाला माली, कुक, चौकीदार, वो कैसे फाइलर बनेगा? आपको पता है उनपे आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस 27% लगाए हुए हैं। तो कुछ जरा सा टेक्निकली मईशत को, डेमोग्राफिक को, अपनी जो है इनकम को, स्ट्रक्चर्स को समझें, फिर आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। आज की रिपोर्ट आप लोगों की नजर से गुजरी होगी ओवरसीज चैम्बर की। उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं करना चाहता और वो अगर आप असदुल्ला साहब वो चला दें,
वो जो आज की टीवी चैनल्स में चली थी रिपोर्ट, तो आपको समझ आएगी कि मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि 90% फॉरेन कंपनी हैव क्विट पाकिस्तान इन लास्ट 4 years। ठीक है, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कारोबारी इतमाद में नुमाया कमी, 80% इदारों ने सरमायाकारी के फैसले मौखर कर दिए, कारोबारी इतमाद 22% से कम होकर 13% रह गया, न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 10 पॉइंट की कमी से सिर्फ मुस्बत 2% रह गया, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में कारोबारी इतमाद 7 पॉइंट्स की कमी। ये आज की हेडलाइन थी पूरे पाकिस्तान की। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो सारे फाइलर थे, अब ये क्यों जा रहे हैं भाग भाग के? क्योंकि आपके टैक्स का निजाम ठीक नहीं है, टैक्स के रेट सही नहीं है और तरीकेकार ठीक नहीं है। इखलाक से बात करेंगे ना तो किसी को थप्पड़ भी मारेंगे ना तो वो आपको गले लगा लेगा, लेकिन अगर आप गलत लहजे में बात करके जरा सी भी ऊंची आवाज में बात करेंगे वो आपका गिरेबान पकड़ लेगा। ये मिसाल फिट होती है टैक्स के लिए भी। बिल्कुल सही है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं मुजम्मिल साहब एक दो नीम सियासी सवाल भी आपसे करना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा एक दो सवाल आपसे और करूंगा। और दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी की, ये अगर जमा तफरीक करके देखा जाए तो इस पहले 10-11 महीने की जो गैर मुल्की सरमायाकारी रही है वो सिर्फ $31 मिलियन रही है। यानी जो पैसे मुल्क में आए और जो गए उसमें आप जमा तफरीक कर लें तो सिर्फ $3 करोड़ की सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, जो 50 साल की कम तरीन सतह है। तो हुज़ैफा साहब शायद समझा सकेंगे क्या ऐसे अवामिल हैं पाकिस्तान में कि इतनी कम गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा हुआ है। इख्तियार भाई साहब के सामने मैं सवाल रखता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मिर्जा इख्तियार भाई साहब, आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप हमारी एक्सपोर्ट्स के मामला को भी करीब से जानते हैं। क्या वजह हुई कि हमारी इंडस्ट्री भी नेगेटिव ग्रोथ अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकी? 4.3% का टारगेट था, 3.5% गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक हासिल हुए, और फिर इसी तरह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिर गई हैं। वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? कौन से अवामिल हैं? क्या पावर सेक्टर है या दीगर वजूहात भी हैं? देखिए, हमारी जो पॉलिसी है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसीज हैं, रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसीज नहीं है। यानी वो पॉलिसियां जो रेवेन्यू को जनरेट करें और फिर आप उससे कलेक्ट करें, वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि हमारी अभी बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन के सदर और पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों के सदर शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब और बजट की पूरी टीम से मिले थे। उन्होंने इन्हें बतलाया कि देखें, ये 30 से ऊपर जो एक्सपोर्ट टारगेट नहीं जा रहा है, स्टैग्नेंट हो गया है। उसकी एक तो वजह हैवी टैक्सेशन है, जिसका आपने बड़ी तफसीली जिक्र करा। सुपर टैक्स का उन्होंने कहा खुदा के बाद से खात्मा करें, ये सुपर टैक्स जो दुनिया में कहीं नहीं हो। सुपर टैक्स की वजह से कारपोरेट टैक्स 54% हो गया है, यानी आधे से ज़्यादा मुनाफा हुकूमत को दे दें। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का फार्मूला नहीं है, उनकी किताबों में नहीं लिखा हुआ, वो छोड़ के जा रही है। तो आप देखिए इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। तो दूसरी चीज यह है कि सैलरी क्लास की भी जो आपका टैक्सेशन स्लैब्स हैं वो इतने हैवी हैं कि 40-45% से ऊपर उनका बन जाता है। ये सब चीजों को उन्होंने वादा किया है कि हम रिव्यू करेंगे। साथ साथ फिर जो एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के, वो पहले 1% एडवांस टैक्स दे के फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी उनका हो जाता था, लेकिन अब पिछले साल से उन्होंने इनको नॉर्मल रजीम में कर दिया है। लेकिन एक एनोमली ये हो गई है कि वो 1% जो लेते थे फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का, वो भी ले रहे हैं और नॉर्मल टैक्स रजीम में भी उनको डाला हुआ वो पूरा नॉर्मल टैक्स जो प्रॉफिट पे होता है वसूल कर रहे हैं। इंडस्ट्री, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, इंडस्ट्री की इकोनॉमी में हिस्सा है 21 या 22%। टैक्सेशन जो दे रहे हैं जीडीपी में, वो दे रहे हैं 70%, 68%। यानी बिल्कुल चीख चीख के ये बात कह रही है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ओवर बर्डन है, उसका 22% इकोनॉमी में, जीडीपी में हिस्सा है और टैक्स आप उससे 68% ले रहे हैं। दूसरी तरफ इतना ही 21-22% एग्रीकल्चर का है जीडीपी में, लेकिन उससे टैक्स ले रहे हैं 1% सिर्फ। और यही IMF ने इस चीज को बड़ा कंसर्न बतलाया है। रिटेलर पे उन्होंने कहा टैक्स लगाएं। बिलाल कैनी साहब ने रिटेलर पे फिक्स टैक्स स्कीम बनाई है, हमसे डिस्कस की है, अच्छी एफर्ट्स है।
रिटेलर को टैक्स नेट में लाएं, एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाएं, और उसके साथ साथ सिंप्लीफाइड करें टैक्स कलेक्शन को। इसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है कि आदमी घबराता है, फिर वहां करप्शन का एलिमेंट है, तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो वही 10% पे घूम रहा है। आपने वादा किया था 14% पे लेके जाने तो मसाइल बहुत सारे हैं और कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल सही है सर। अब ये जो आपने बातें की हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, जो आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस नहीं किए जा रहे, और दूसरा गैर मुल्की सरमायाकारी की बात हुई थी। ज़फ़र रहमान साहब, क्या अवामिल हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी 50-60 साल की कम तरीन सतह पर आई है? ये सिर्फ $31 बिलियन रही है, $3 करोड़ बनते हैं। ये पिछले साल फिर भी $1.46 बिलियन थी। ये क्यों कम हो गई है आपके ख्याल में, क्या अवामिल है? देखिए, बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। एक तो गुजारिश ये है कि पिछले 4-5-6 महीने तो पूरी दुनिया के अंदर ही सरमायाकारी बिजनेस के अंदर उस तरीके से नहीं हो सकी। जिन मुल्कों की मईशतें बहुत मजबूत हैं, गल्फ कंट्रीज की आप बात कर लें, यूएई की बात कर लें, ईरान अमेरिका वॉर की वजह से सरमायाकारों ने अपना पैसा जो है वो जो सरमायाकारी मोड था उसमें से निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, बाकी चीज कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया। और पाकिस्तान के अंदर वैसी सूरत हाल आपने देखा कि चूंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और हमारी इकॉनमी 2022 में जिस सतह पर चली गई थी, तमाम जो आलमी इदारे हैं मुआशी, ब्लूमबर्ग हो, इसके अलावा जितने भी जो मईशत को के इदारे हैं जो मईशत के ऊपर अपनी गहरी गिरफ्त रखते हैं, इवन कि बारी तहरीक साहब की बात कर लें, सारे लोग इकोनॉमिस्ट वगैरह की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका पहले होगा उसके बाद पाकिस्तान होगा। लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया, तो लामहला सरमायादार तबका ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और उसमें एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो माशी अदम इस्तेहकाम भी होता है। और बाहर का जो सरमायादार तबका है वो भला अगर उसे पता हो कि 26 नवंबर की कॉल दे देगी एक सूबे की हुकूमत, या एक सूबे की हुकूमत लिख देगी कि IMF प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए या आप पैसे ना दें, इस तरह का जब माहौल बनेगा, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अपने लिए भी बात कर रहा हूँ, तो वो ज़ाहिर है ना इन पर एतमाद करेंगे ना हम पर एतमाद करेगा सब जो सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी वजह है। 3-4 फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट चलाने की। ये मैं कौन होता हूँ ना मानने वाला। बात ये कि पूरी दुनिया में सेटल्ड प्रिंसिपल है कि मौशी इस्तेहकाम जुड़ा ही सियासी इस्तेहकाम के साथ होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक ये वजह है जो बहुत कम 3-4 महीने की अगर आप बात करेंगे उसमें ईरान अमेरिका वॉर की एक वजह बनी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और मैं मुज़म्मिल लेकिन पहले 8 महीने के भी टारगेट सर पूरे नहीं हुए थे। ये तो जंग तो मार्च अप्रैल में आई ना सर, 28 फरवरी के बाद आई, तो वो लेकिन जो इसके पहले 7-8 महीने के टारगेट थे जंग आने से पहले, वो भी पूरे नहीं हुए थे। तो इसलिए सिर्फ आप जंग तो इसका एक फैक्टर शायद छोटा सा हो सकता है। लेकिन मुझे मुज़म्मिल असलम साहब ये बताइए कि CM साहब ने कहा कि 10 जून को हम बजट पास नहीं होने देंगे। वैसे तो खैर 10 जून को सिर्फ बजट पेश होना है, पास तो शायद बाद में होगा, लेकिन क्या पेश होने से भी रोका जा सकता है? अगर फर्ज कीजिए कौमी असेंबली के बाहर धरना भी हो रहा हो, तो भी क्या बजट पेश होने से रोका जा सकता है? नहीं असद भाई, उन्होंने ये कहा है, मैं साथ बैठा था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 10 जून को हम जो है कौमी असेंबली के बाहर धरना देंगे। तो उस पे जो है किसी जो रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये आपने कॉल दी है, लेकिन आपकी पार्टी में जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया। तो उस पे उन्होंने जवाब दिया, कहीं वो तो अभी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें मेरे साथ शिरकत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीटिंग होती है जो आज होनी थी, कैंसिल हो गई। तो ये कहा उन्होंने कि हम धरना देंगे कि अगर हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया। बजट पास पेश ना कराना, पास ना कराना, ये तो मतलब मैंने ना ही सुना, ये किसी ने उसको जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को बीपर वो दिया था, शॉर्ट दिया था, और उसने जो है कैप्शन में लिख दिया कि मुज़म्मिल असलम कह रहे हैं कि फिर सरप्लस बजट देंगे। उसको मैंने अभी डांटा, मैंने कहा यार तुम शॉर्ट देखो, तुम लिख के आ रहे हो ताकि तुम्हारी कोई ट्वीट देख ले। तो ये वही वाला काम हुआ होगा, क्योंकि मैं साथ था। अगर मैं साथ ना होता तो फिर भी शायद मैं शक में आ जाता। तो ये बजट को कोई पेश करने से रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, बजट पेश नहीं कर सकता। और देखिए दूसरी बात ये बताइए कि मुलाकात की आपकी सकते हैं, लेकिन बाकी
वो बहस में हिस्सा मुलाकात की लेंगे। शर्त आप लगा रहे हैं ना कि हमारी मुलाकात कराई जाए। जी सही है। सर साहब, अगर आप मुझसे पहले सर पूछते हैं एक सेकंड सवाल, मुझे मेरे पास मैं लाइव का इशू है, ये बंद ना हो जाए। एक सेकंड मैं जरा मुजम्मिल हसन साहब से एक पूछ लूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की शर्त वो रख रहे हैं, आपके ख्याल में क्या बजट में ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर फाइनलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है वो आपके हाथ में, आपने चीजें फाइनलाइज करनी है केपी के बजट की। क्या वाकई आपको कोई हर्डल आ रही है कि मुलाकात होगी तो ये चीजें सेटल हो सकती हैं, या सिर्फ ये एक सियासी जरूरत है? नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब की मईशत में आपने देखा है कि जब बतौर वजीर आजम और जब वजीर आजम रहने के बाद भी बहुत दिलचस्पी थी और वो पाकिस्तान की मईशत पे गहरी नजर रखते थे और बात करते थे। इस वक्त जो पाकिस्तान का जो बजट आ रहा है वो एक निहायत ही हौलनाक किस्म का, एक सख्त किस्म का बजट आ रहा है और उसमें हमें ब्रीफ करना है। और उस बजट के समराज जो है केपी के बजट पे भी आते हैं। अगर टैक्स के टारगेट हसूल नहीं कर सकेंगे या और चीजें नहीं होंगी तो वो उनकी जो है, उनको जो है ये ब्रीफ करना जरूरी है। और फिर आईएमएफ के मामलात भी हैं। अब मैं पिछले साल भी आईएमएफ के मामलात उनको ब्रीफ कर आया था, उनसे गो एड लिया था और फिर जो है हमने वफाकी हुकूमत के साथ चीजें चलाई थी। तो ये चीजें, एक हमारे लीडर हैं, उनकी एक विजन है और वो आपको पता है वैसे ही जैसे कहते हैं कि एक सोशल वेलफेयर की सोच वाले बंदे हैं कि फ्री इलाज, फ्री तालीम, जंगलात, ये वो। तो उनसे रहनुमाई भी हम साथ साथ लेते रहते हैं और फिर उनसे ये भी रहनुमाई लेते हैं कि किस तरीके से हमने अपने फंड्स एमएनए एमपीएस को देने हैं, नहीं देने, किस तरह देने, और उनको ये डिटेल्स भी बतानी होती है ताकि उनसे एक रहनुमाई ले सके। अब आप देख लेना, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली वाहिद असेंबली है जिसने गाड़ियों पे बैन लगाया हुआ है। तनख्वाह ये वाहिद असेंबली थी, इसने नहीं बढ़ाई हुई। हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। ये तमाम चीजें ये इमरान खान साहब के डर, खौफ और उनकी हिदायत है। बाकी दूसरी तरफ आप देख लें क्या हो रहा है। तो और उसके अलावा वो हमें बताते हैं कि इस हुकूमत की जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको किस तरह हमने हाईलाइट करना है आवाम के सामने। तो क्या उसमें जाने में क्या हर्ज है? कोई हमने कोई वहां से उनसे कोई पाकिस्तान का सीक्रेट शेयर करना है, मतलब होगा और जाएगा। तो ये तो इनकी मतलब नहीं, सही है। ये मुलाकात तो, सियासी मुलाकात तो खैर अदालत ने भी अलाउ की हुई है, इस पर तो वो तो मुलाकात होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हसन साहब आपका भी, और मिर्जा अख्तियार भाई साहब आपका शुक्रिया। हुज़ैफर रहमान साहब आप साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं इस पर थोड़ी सी हमें बात करनी है कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी है, किसका क्या मैनिफेस्टो, और फिर खासतौर पर पीटीआई जो है उसकी जो शिकायत हैं वो कितनी दुरुस्त हैं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंपेन अपने जोरों पर है, तमाम पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। पीएमएलएन के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कल वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जाकर खिताब किया। दीगर वज़रा भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। कैंपेन सभी कर रहे हैं। पीटीआई को अलबत्ता ये शिकवा है कि उनके कुछ लोगों को सुबह बदर किया गया है, लेकिन उसकी वजूहात राना सनाउल्लाह साहब ने बयान की कि उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, एनओसी नहीं लिया था। हुज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शफ़कत अमान साहब मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, एमएनए हैं। मैं आपको फिर खुशामदीद कहूँगा। हुज़ैफर रहमान साहब, ये जो शिकवा है पीटीआई का, जैसे कल सलमान अकरम राजा गए, उनके साथ शौकत बसरा थे, नईम हैदर पंजोता थे, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, उनको वापस कर दिया गया कि जी आप सूबे में दाखिल नहीं हो सकते हो, आप वापस चले जाएं। तो क्या पीटीआई की ये शिकायत दुरुस्त नहीं है कि अगर नून लीग के सारे मिनिस्टर्स को वहां पर जाकर कैंपेन करने की इजाजत है तो फिर पीटीआई के लोगों को क्यों नहीं है? जी बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। पहली बात तो नून का भी कोई वजीर कैंपेन नहीं चला रहा। अमीर मकान साहब की दो कैपेसिटी हैं, एक वो ज़रा वफाकी वजीर हैं, दूसरा वो चेयरमैन है गिलगित एहसान इकबाल साहब ने तो तकरीर भी की जलसे थे, और राना सनाउल्लाह साहब कल नवाज शरीफ साहब के जलसे में खुद मौजूद थे। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब और एहसान इकबाल साहब, मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ कर्टसी में ज़रूर गए, लेकिन और उसी दिन वो वापस आ गए। कोई उन्होंने प्रॉपर कैंपेन वगैरह नहीं की। मियां साहब ने बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट ज़रूर वहाँ पर जो एक पार्टी प्रेसिडेंट का काम होता है अपने मंशूर पेश किया, बताया कि 2017 में मैं कहाँ छोड़कर गया था जीबी को, और आज तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर है और चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि सलमान राजा को इजाजत क्यों नहीं है सर? वो तो वजीर भी नहीं है ना। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। यहाँ पर सलमान राजा साहब या वजीर आला सुहेल अफरीदी की बात नहीं है, यहाँ पर पब्लिक को ये बावर कराने की बात है कि जिन लोगों ने जत्थों की सूरत में
रियासत पर चाहे 9 मई को हमला किया, चाहे 26 नवंबर को हमला किया, उन लोगों के लिए किसी किस्म की बर्दाश्त मौजूद नहीं है। और उन लोगों ने इवन के ये भी नहीं किया कि उन लोगों ने ये कहा हो कि वो इकदाम गलत था और वो इकदाम नहीं करना चाहिए था। अब आपका सवाल होगा बैरिस्टर गौहर उन लोगों में शामिल है जो कि हमारे साथ दरपर्दा मीटिंग्स में भी और वैसे बरमला भी इस तरह के इकदाम की हमेशा मजम्मत करते आए। इवन के 26 नवंबर 2024 के भी तो ये डिसाइड कौन कर रहा है सर? हुज़ैफा साहब, ये डिसाइड कौन कर रहा है कि बैरिस्टर गौहर मयार पे पूरे उतरते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा मयार पे पूरे नहीं उतरते वो नहीं? ये कोई डिसाइड नहीं कर रहा। ये आप मीडिया के दोस्त जो पैगामात इनके नशर करते हैं, उसके बाद हुकूमत खुद देखती है कि कौन नफरत के बीज बो रहा है और कौन किस बात पर नादिम है। ये डिसाइड वो मेटा का रिकॉर्ड कर रहा है जिसके अंदर असद कैसर साहब उस ग्रुप का हिस्सा थे जब बानी तहरीक इंसाफ ने पूरी मंसूबाबंदी बनाकर पेश की। अगर ये सारी चीजें ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जमात को पीपल्स पार्टी। चलिए, दो सवाल मैं शफकत अवान साहब से कर लूं सर, आप इजाजत दें तो। शफकत अवान साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि जब बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर मौजूद हैं, शाहिद खट्टक साहब बड़े जज्बाती MNA भी हैं, सख्त तकरीरें भी करते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और उनको इजाजत दी गई है तकारीर करने की और कैंपेन करने की, तो आपका फिर शिकवा किस तरह से जायज़ है कि जी हमें कैंपेन करने नहीं दी जा रही, जबकि आपके वहां पर जुनैद अकबर साहब ने भी कैंपेन की, आप शाहिद खट्टक साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब खुद मौजूद हैं। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी जो वजीरों की फौज है वहाँ पे मौजूद है। ऐसा इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अमीर मकाम साहब और भी पता नहीं कौन कौन वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, बिलावल जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं। तो वाई नॉट असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, राजा सलमान अकरम साहब? मुझे हुज़ैफा साहब की बातें सुन के हंसी आ रही थी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हमें निकाल दें पाकिस्तान से आप, अगर हम दहशतगर्द हैं, अगर हम इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। ये अब हुज़ैफा रहमान साहब डिसाइड करेंगे कि हमने पाकिस्तान में कहाँ मूव करना है और कहाँ नहीं करना। ये हमें अनुसी देंगे कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। आप कौन सा पाकिस्तान बना रहे हैं? आप क्या डिसाइड कर रहे हैं अवान साहब? यही लबोलेशन ने आप लोगों के साथ पहुंचाया है। आपने मीडिया में तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, जब आप सुनेंगे आज के दिन तक तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि आपको रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं होने दे रहे। यही आपका लबोलेशन ने आपको इस हाल पर पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया। जब आप खुद सुनेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं की। चले बात करने ना, हुज़ैफा साहब बात करें, मैंने बदतमीजी से आपको जवाब दिया। मैं कभी बीच में ना हुज़ैफा साहब बात करने देना, मैं वापस आपको बता देता हूं। आप मुझे कहेंगे हुज़ैफा रहमान डिसाइड करेंगे, बिल्कुल हुज़ैफा रहमान डिसाइड करेगा, बीइंग द मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि आप जैसे दहशतगर्दों को हम दोबारा दहशतगर्दी ना करने दें। बिल्कुल डिसाइड करेंगे, जहां कर रहे हैं डिसाइड। चलिए हुज़ैफा साहब, मेरी दरखास्त है, जवाब देने दें, फिर मैं वापस आता हूं। पाकिस्तान के शहरी कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, आपका कसूर नहीं है। इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है, वरना आप कौन होते पाकिस्तानियों को रोकने वाले कि आपने यहाँ मूव करना है या नहीं करना? आप इसलिए ये कर रहे हैं। शफकत अवान साहब, आप ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के बाद एक जमीने पे आइन बना शफकत दिया अवान साहब, तभी आप ये कहते हैं कि हुज़ैफा रहमान डिसाइड करेगा, वरना हुज़ैफा रहमान अनइलेक्टेड आदमी। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, हुज़ैफा रहमान जो एक अनइलेक्टेड आदमी है, शफकत अवान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? रोल होता मेरी आवाज आ रही है आपको? और वो बढ़ के मारता कि मैं डिसाइड करूंगा इलेक्टेड बंदों के बारे में कि उन्होंने कहा जाना है। मेरा सवाल एक ले लें, आम तौर पे ये समझा जाता है इससे बड़ी भी खैबर जब भी GB में इलेक्शन होते हैं आजाद कश्मीर, तो पाकिस्तान में हुकूमत रिजल्ट वही आता है, और GB में भी और कश्मीर में भी विफाक के साथ यानी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ये दोनों जाने का फैसला करते हैं। तो इस मरतबा जब आपकी हुकूमत थी पहले PTI की, तो GB ने PTI के हक में फैसला किया। अब नून लीग की हुकूमत है तो ट्रेंड के मुताबिक शायद नून लीग के हक में फैसला आ सकता है। तो इसमें हैरान कुन क्या होगा? माजी के ट्रेंड को देखते हुए नॉर्मली क्या विफाक के साथ नहीं जाती हैं GB और आजाद कश्मीर? 8 फरवरी 2024 के बाद डायनेमिक्स ही चेंज हो गए इस मुल्क की सियासत के। अब वो बातें नहीं रही है, ये समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का तो वहाँ नामो निशान नहीं है। अगर कोई 1-2 सीटें जीतेगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। मुस्लिम लीग नून तो वहाँ कहीं मुकाबले में नहीं नजर आ रही। ये इनकी गलतफहमी है। बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब आपका, हुज़ैफा रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आखिर में मैं आपके साथ साउथ एशिया टाइम्स की एक अहम रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक है। इस रिपोर्ट में जो स्टडी के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के नजरिए पर काबू नहीं पाएगा तब तक दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी जंग खत्म नहीं हो पाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खारिजियत एक नजरियाती सूरत हाल है, जबकि दहशतगर्दी इसका ऑपरेशनल नतीजा है।
साउथ एशिया टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से शिद्दत पसंदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, मगर शिद्दत पसंदी को फरोग देने वाले नजरियात अपनी बका बरकरार रखने में कामयाब रहे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस ही काफी नहीं, बल्कि शिद्दत पसंदी को परवान चढ़ाने वाले नजरियात का खात्मा भी लाजिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018 का पैगाम पाकिस्तान फतवा, जिसकी तायद 1800 उलमा ने की थी, और नेशनल एक्शन प्लान इंतहाई अहम कामयाबियां हैं। इनकी तबात, खुतबों, निसाब और दीगर तरीकों से मुसलसल तायद की जरूरत है। साउथ एशिया टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी के सरहद पार नेटवर्क से निपटने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उलमा को मुश्तरका कॉन्फ्रेंसेज और ऐलानात करने चाहिए, ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका मजहबी इत्तफाक राय कायम हो सके। यह आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।